यूपी के विधानसभा उपचुनावों की चर्चा करने के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की चर्चा करते हैं, जहां मुकाबला दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। अभी महायुति और महाविकास आघाड़ी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अपने अपने बागियों को बिठा दिया जाए। 4 तारीख तक लोगों को मना लिया जाए, जिसके जितने बागी होंगे उसे उतना नुकसान होगा। सीटों का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो महायुति में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस की बात करेंगे तो 103 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है महाविकास आघाड़ी में। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़े दल इन दोनों गठबंधनों के बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की फाइट हमें देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनावों के पैटर्न को अगर आप समझेंगे तो यहां पर 15 ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई थी और इसमें बीजेपी को डेंट लगा था। बीजेपी 15 में से सिर्फ 4 सीट जीत पाई थी, जबकि उन सीटों पर 11 सीट जो हैं 15 में से वो कांग्रेस जीतने में सफल हो पाई थी। यानी कि कांग्रेस ने 15 में से 11 सीटें जीती थी और इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। महाराष्ट्र में बीजेपी भी ये देख लेना चाहती है कि कांग्रेस से अगर वो भिड़ रही है, सीधी टक्कर अगर हो रही है तो कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर अगर विधानसभा सीटों को देखेंगे तो 74 ऐसी सीटें हैं 288 में से जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट हमें देखने को मिलेगी। अब समीर जी, ये अगर समझें हम कांग्रेस को अगर हम देखें तो अपर एज कांग्रेस को मिला लोकसभा चुनाव में, बूस्ट हुई कांग्रेस का कॉन्फिडेंस और इसीलिए अपने गठबंधन में बार्गेन भी कर पाई। सबसे ज्यादा सीटें उसी ने ली और लड़ाई भी 103 सीटों पर वो लड़ रही है। 74 ऐसी सीटें जहां बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है। अब इसमें कौन कितना मजबूत, कौन कितना कमजोर नजर आ रहा है? देखिए, अगर महाराष्ट्र की राजनीति अगर आप देखेंगे तो क्षेत्र वाइज आपस में लड़ने वाले। अगर आप विदर्भ की बात करें तो विदर्भ के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का तगड़ी चुनौती आपस में लड़ाई होने वाली है। वहां भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ से मजबूत रही है, लेकिन लोकसभा के अंदर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी को विदर्भ के अंदर कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। अगर दोनों शिवसेना की बात करें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात करें, तो मुंबई के अंदर 16 सीटों 17 सीटों पर ये आपस में टकरा रहे हैं। कोंकण की कुछ सीटों पर इनका टकराव होने वाला है, तो वहां दोनों कैसा प्रदर्शन करते हैं। फिर अजित पवार की अगर हम बात करेंगे कि अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी पार्टी का जो टकराव होगा वो पश्चिम महाराष्ट्र में होने वाला है, तो वहां वो किस तरीके से आपस में प्रदर्शन करते हैं ये बहुत निर्भर करेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात होगी कि गठबंधन के दल, जो दोनों बड़े गठबंधन है और जो 3-3 दल एक दूसरे के बटे हुए, वो वोटों का ट्रांसफर कैसे करवा पाते हैं आपस के अंदर, कितनी सहजता के अंदर उनके वोटों का ट्रांसफर होता है। और दूसरी बात यह है कि 4 तारीख के भी आखिरी दिन है नॉमिनेशन विड्रॉ करने की, तो अभी दोनों गठबंधनों के अंदर काफी बागी नाराज प्रत्याशी खड़े हुए, वो उन्हें कितने को मना पाते हैं। और उसके बाद जो जाति का समीकरण है और वो बहुत बटा हुआ है, जैसे विदर्भ के अंदर अगर आप देखेंगे तो तेली, कुंभी, इनका एक बड़ा प्रोमिनेंट वोटर्स है, वो भारतीय जनता पार्टी जैसे दूर हो गया था। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन्हें कैसे वापस लेके आती है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र के अंदर अगर बंबई की अगर आप बात करेंगे 36 सीटों की, तो वहां पर बाला साहेब ठाकरे का नाम चलेगा कि अस्थिर शिवसेना किसके साथ है। ठाणे कोंकण बेल्ट के अंदर आप देखेंगे तो एकनाथ शिंदे की परीक्षा दांव पर होगी, पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार की होगी। तो अभी मुझे लग रहा है कि 4 तारीख तक सबसे बड़ी चुनौती दोनों गठबंधनों के लिए यह है कि जो बागी उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, जैसे गोपाल शेट्टी बोरीवली से खड़े हो गए हैं और बाकी जगह और खड़े, आप कैसे उन्हें मना के विड्रॉ करते हैं। 4 तारीख को पिक्चर साफ होगी कि दोनों खेमों में आमने सामने कौन है और उसके बाद किस तरीके से वो रणनीति तय करते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि अभी दोनों की स्थितियां बहुत मतलब मजबूत दोनों तरफ से दिख रहे हैं। बागी तो टेंशन वाली बात है ही। अब देवेंद्र फडणवीस खुद अपने बागियों को मना रहे हैं। उधर से जो कांग्रेस के प्रभारी है महाराष्ट्र के, वो अभी तक 26 लोगों को फोन कर चुके हैं, वो मना रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं अपने बागियों को कि डर है कि अपना ही वोट कटेगा, अपना वोट कटेगा तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी की फाइट वाला जो मैं प्रश्न पूछ रही थी विजय जी, लोकसभा चुनावों तक ये नैरेटिव रहा या ये जो जितनी भी सियासी गलियारों में चर्चा होती थी कि जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है वहां बीजेपी ज्यादा मजबूत दिखती है और कांग्रेस को नुकसान होता है। लेकिन महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में हमने देखा कि कांग्रेस मजबूत निकली। आप 15 सीधी टक्कर वाली फाइट में से अगर 11 जीत रहे हैं तो कांग्रेस मजबूत निकली। हरियाणा जैसा खेल यहां पर बीजेपी आखिरी वक्त में कर पाएगी या कांग्रेस अभी भी मजबूत या लीडिंग एज में हमें दिख रही है? 2019 के चुनाव नतीजों को देखें तो वहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में बीजेपी की स्ट्राइक रेट 91% थी 2019 में। 2024 में भी करीब करीब 80% रही है यदि महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो। यदि ऐसी परफॉर्मेंस देश भर में करती कांग्रेस तो वो तो सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी होती।
केवल महाराष्ट्र एक एक्सेप्शन के तौर पे वहाँ पर रहा, जहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में कांग्रेस ने बाजी मारी है और 11 सीटें जीत ली है 15 में से। लेकिन क्या वो सीटें, और एक और महत्वपूर्ण बात है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कि केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिनका बंटवारा नहीं हो, जो टूटी नहीं है पार्टी। दोनों मजबूत पार्टियां वैसे की वैसे खड़ी। कुछ विधायक मतलब नेताओं का इधर उधर आना जाना तो कांग्रेस 20 साल पहले टूट गई थी, 24 साल पहले टूट गई लेकिन थी। अब शरद पवार तो के जो बनी हुई है, अभी जो जी, बनी हुई है वो तो एक पार्टी है मजबूत। जो टूटी हुई है बची हुई उसी ने 11 सीटें जीती है ना, तो उसको 13 तो सीटें याद जीती मत ना, कीजिए। 13 सीटें। हाँ, तो मतलब उसके हिसाब से, लेकिन आज दोनों मजबूत पार्टी हैं। लेकिन क्या वो उसमें इन चुनावों में, विधानसभा चुनावों में जो उनके दोनों सहयोगी हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और जो समीर जी ने बात की, क्या उनका वोट ट्रांसफर उसी तरह से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर क्या एनसीपी का वोट ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, शिंदे साहब का कितनी मदद उस पर मिलेगी, वो भी इन दोनों के नतीजों पर असर डालेंगे कि किस तरह से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास यदि हिसाब से देखो तो 105 सीटें थी 2019 के चुनाव में, तो वहाँ से वो उसको कम आना। यदि लोकसभा चुनाव में भी देखें तो 75 के करीबन सीटें उनके पास रही है लीड के हिसाब से, तो उसमें उतने कमज़ोर स्थिति में वो नहीं है। लेकिन कितना एनसीपी मदद कर सकती है, यानी अजीत पवार साहब मदद कर सकते हैं, और उधर कितना शिंदे उद्धव ठाकरे कांग्रेस की मदद कर सकते हैं, उससे इन चुनाव नतीजों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला मुझे अभी तक लगता है। मैं ऐसा, जो मुझे वहाँ के मित्र लोग कहते हैं कि इस चुनाव की जो सबसे कमज़ोर दो कड़ी हैं वो अजीत पवार साहब हैं और उद्धव ठाकरे साहब हैं। अब वो दोनों कैसे मजबूत निकल कर आते हैं, ये केवल ऐसा सुना है, नतीजे जब आएंगे वो बताएंगे कि किस तरह से ये परफॉर्म किया गया है। लेकिन अभी, और ये दोनों अलग अलग सहयोग गठबंधन में है, तो वो तय करेंगे कि यदि आपने उद्धव देखिए साहब। कमजोर कड़ी का जिक्र कर ही दिया, तो अजीत पवार के एक नेता अब कैसे सरदर्द बीजेपी के लिए बने हुए हैं वो आपको जरूर सुनवा देती हूँ। नवाब मलिक को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध है वो लगातार बना रहा। बीजेपी नहीं चाहती थी कि नवाब मलिक को अजीत पवार चुनावी मैदान में उतारें या नवाब मलिक चुनाव लड़ें। मान मनोबल की कोशिश की गई, बीजेपी और अजीत पवार के बीच में बैठक हुई, अजीत पवार और नवाब मलिक के बीच में भी बैठक हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और उसका नतीजा यह है कि नवाब मलिक अब मानखुर्द सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह उनका अजीत पवार की पार्टी वाला ही चुनाव चिन्ह है, और वो खुलकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं, लेकिन गठबंधन में होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारी पार्टी से कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में जाएगा, कौन सी सीट से कौन लड़ेगा, ये भी भारतीय जनता पार्टी तय करने लगे। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, अजीत पवार साहब तय करेंगे कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। सुनिए पहले नवाब मलिक ने क्या कहा। आपके उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही, चूंकि अभी अजीत पवार ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है, पूरी महायुति में भूकंप आ गया है। नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा भूकंप आ गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोग विरोध कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। विरोध वे कर रहे हैं। शायद अजीत पवार के सामने भी अपना उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि उन्हें टिकट ना दिया जाए, लेकिन मैं अजीत पवार साहब का आभारी हूं कि तमाम परिस्थितियों के विपरीत जाकर उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया, और मैं उनका आभार मानता हूं। और इसीलिए हम दादा के साथ हैं। जब भी कठिन समय आता है वो हमारे साथ खड़े होते हैं, इसलिए हम दादा के साथ खड़े हैं। आप दादा के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या एक चीज बताइए, चूंकि महायुति में सीट बंटवारे के पहले हर एक सीट पर बातचीत हुई थी, तो क्या अजीत पवार की तरफ से क्या बातचीत की गई थी आपके नाम को लेकर? क्या उन्होंने मनाने का प्रयास किया था बीजेपी और शिंदे को? सीटें बांटी जाती हैं तो कौन सी सीट किसको दी जाएगी ये चर्चा होती है। कौन से पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा ये कभी तय नहीं होता। हमारी पार्टी का उम्मीदवार तय करने का अधिकार अजीत पवार जी या पार्लियामेंट्री पार्टी को है। अगर हमारी पार्टी डिक्टेट करे कि शिवसेना से कौन उम्मीदवार होगा, बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा, तो फिर दल थोड़ी चलाए जा सकते हैं। देखिए नवाब मलिक जो कह रहे हैं वो कुछ गलत तो कह नहीं रहे। वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन में आप ये तो तय कर सकते हैं कि किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन कौन सा कैंडिडेट होगा ये तय करने का अधिकार सिर्फ पार्टी को है, पार्टी के नेता को है। लेकिन अजीत पवार के भारतीय जनता पार्टी के साथ आने या महायुति में मिलने के साथ ही अजीत पवार कमजोर कड़ी लगने लगे। लोकसभा चुनावों के नतीजों ने भी इसी तरफ इशारा किया। अजीत पवार के खिलाफ जितने भी नैरेटिव जब वो विरोधी रहा करते थे, बीजेपी ने गढ़े, वो सब उल्टे पड़े और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा, महायुति को उठाना पड़ा। अब क्या नवाब मलिक ऐसा ही फैक्टर हर्षवर्धन जी हो सकते हैं? अभी भी बीजेपी का खुलकर विरोध सबके सामने, उसके बावजूद वो चुनाव लड़ रहे हैं, महायुति के अंडर वो चुनाव लड़ रहे हैं।
एक लाइन मैं बोल दूं हर्षवर्धन जी से पहले, केवल नवाब मलिक साहब ने जो कहा ना, इसको आप थोड़ा गंभीरता से सोचे तो ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। आप सोचिए एक बड़ा फैसला किया सरकार ने आखिरी कैबिनेट बैठक में कि वो मदरसों का पैसा बढ़ा दिया गया, टीचर्स का 6,000 से 16,000 और 8,000 से 18,000। और अब दूसरा, नवाब मलिक साहब को वो सार्वजनिक, नवाब मलिक चाहते तो ये भी कह सकते थे, जैसे पॉलिटिकल लीडर कहते नहीं कोई विरोध नहीं था, आप सब लोग बनाते हो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं वो लड़े। तो ये पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है कि देखो अजीत दादा मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, कि देखिए वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडरशिप से भी आपके लिए लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। ये एक मैसेज भी वो देना चाह रहे हैं, नहीं तो कह सकते थे कि नहीं कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि नवाब मलिक को इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत भी है। पहली बात तो ये कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो इसको ईश्वरीय कृपा मान रहा हूँ, ईश्वरीय संकेत मानता हूँ कि नवाब मलिक जिनके बारे में साफ साफ बात हुई, देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को सार्वजनिक चिट्ठी लिखी, कोई छिपा के नहीं किया था। वो जो कह रहे हैं उनकी बात तो ठीक है, किस पार्टी में कौन लड़ेगा चुनाव ये तय होता है, लेकिन अगर आप गठजोड़ में जाते हैं, एकदम विपरीत ध्रुव पर खड़ी पार्टी के साथ जाते हैं, तो फिर कुछ चीजें जिसको हम कॉमन मिनिमम एजेंडा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये सब कहते हैं। जब नवाब मलिक जमानत पर छूटे तो ये कहा गया कि ये आए ही इसीलिए हैं क्योंकि अजीत पवार के खेमे में आ गए। फिर एक बैठक में दिखे, वो फोटो वायरल हो गई, तो अजीत पवार ने कहा कि नहीं यूं ही मिलने चले आए थे। कुछ दिन बाद तय हुआ कि नहीं वो हैं एनसीपी का ही हिस्सा हैं। फिर जब बात हुई कि अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ेंगे, तो देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट तौर पर कह दिया पहली ही बैठक में कि सब हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तब बीच का रास्ता क्या निकाला जाए, तो कहा गया नवाब मलिक कहीं नहीं होंगे, उनकी बेटी इस स्थिति में आ गई है, वो अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ेंगी। वो जेल जब से गए थे, उनको लंबा समय जेल में हो गया, गंभीर आरोपों में गए थे, तो उस दौरान उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करने का काम सना मलिक ने किया। बात तय हो गई। तो ईमानदारी की बात यह थी कि अजीत पवार और नवाब मलिक को यह नहीं करना चाहिए था, अगर सचमुच सिर्फ यही है तो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू निकल कर आ रहा है। अणुशक्ति नगर में नवाब मलिक के सामने फहद मलिक की क्या नाम है, अबू आजमी है, नहीं, सना मलिक के सामने वो खड़ा किया, तो कहा यह जाता है कि शरद पवार अब नवाब मलिक से इतने नाराज हैं कि उनकी बेटी को भी उन्होंने सेफ स्पेस नहीं दिया। अब इसके आगे की लड़ाई जो समाजवादी पार्टी वाली लड़ाई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही नेता को फहद को खड़ा कर दिया बेटी के खिलाफ, तो वो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के खिलाफ लड़े। अब अगर आप देखें, दोनों जगह पर शिवसेना का प्रत्याशी, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता अणुशक्ति नगर और मानखुर्द में है, उनके पास विकल्प है। लड़ाई मुसलमानों का नेता बनने की है, अणुशक्ति नगर में भी, मानखुर्द में भी। तो नवाब मलिक यही बात बोलेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। वो अगर नरेंद्र मोदी से, देवेंद्र फडणवीस से, आशीष शेलार से, बावनकुले से, सबसे लड़ते नहीं नजर आएंगे, तो उनको कैसे कोई मानेगा। तो दोनों ही तरह की चीजें हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि अजीत पवार कह रहे हो कि नहीं भाई हम नहीं छोड़ेंगे, तो भाजपा को लग रहा है चलो ठीक है चुनाव के बाद हम देखेंगे अजीत पवार क्या लोकसभा जैसी परफॉर्मेंस रहेगी तो कुछ और रास्ता। दूसरा क्या हो सकता है कि इन दोनों सीटों पर अगर सना मलिक और नवाब मलिक जीत जाते हैं, तो जरा आप कल्पना कीजिए अबू आजमी का मानखुर्द में हारना कितनी बड़ी चीज होगी। और अगर नवाब मलिक स्वयं हार जाते हैं, तो भाजपा के तो दोनों हाथ में लड्डू है, उसको कहां दिक्कत है। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत कंफ्यूजिंग सियासत भी हो गई। कौन से कौन पार्टी से किस चुनाव चिन्ह के साथ, कौन किसका नेता है, किसकी किसके साथ फ्रेंडली फाइट है, कौन किसका बागी है, ये सब कुछ समझना अभी मुश्किल हो रहा है। और इसलिए तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो फिलहाल माथापच्ची कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथियों को, अपने नेताओं को। अभी भी मान मनोबल की स्थिति जारी है। हाँ, यहां से एक स्पष्ट संदेश जरूर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दिया गया है। महायुति में नहीं है राज ठाकरे, इस बार उनकी भूमिका अलग है। राज ठाकरे को लेकर विपक्ष ये कहता रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं, मदद पहुंचाते हैं, अंदर खेमे में बातचीत उनकी जारी है, यहां पर समझौता है, इसीलिए राज ठाकरे अपने कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतारते हैं ताकि वोटों का बंटवारा हो जाए। देवेंद्र फडणवीस यहां पर ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे का महायुति से कोई ताल्लुक नहीं है, इस बार उनकी भूमिका अलग है। राज ठाकरे हे आमचे मित्र आहेत आणि मागच्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी आम्हाला बिनशर्त पाठिंबा दिला होता, पण या निवडणुकीमध्ये त्यांची भूमिका वेगळी आहे। त्यांनी अनेक जागांवर उमेदवार उभे केलेले आहेत, जे उमेदवार महायुतींच्या उमेदवाराच्या देखील विरोधात लढणार आहेत। त्यामुळे महायुतीमध्ये
भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यासोबत रिपाई असेल, जनसुराज्य असेल किंवा इतर जे आमचे छोटे पक्ष आहेत, अशीच आमची महायुती आहे. त्यांनी इतके उमेदवार वेगवेगळ्या ठिकाणी उभे केले असल्यामुळे आता तरी ते महायुतीमध्ये येतील अशा प्रकारचा स्कोप देखील नाही. त्यांचे उमेदवार ते परतही घेणार नाही आहेत. देखिए, देवेंद्र फडणवीस का ये बयान, वो जरूर कह रहे हैं राज ठाकरे महायुति का हिस्सा नहीं है, उनकी भूमिका अलग है, लेकिन राज ठाकरे के बेटे वाली सीट से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को तो विड्रॉल कर लिया है, इसलिए विपक्ष राज ठाकरे को लेकर सवाल उठाता रहता है. एक और बयान है जो इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में घुला हुआ है. संजय राउत अपने बयानों से चर्चाओं में रहते हैं. एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है, और जो बयान है वो डीजीपी को लेकर दिया गया है. डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर नया सियासी घमासान है. महाविकास आघाड़ी के नेता डीजीपी रश्मि शुक्ला को पद से हटाने की डिमांड कर रहे हैं. अब उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए. संजय राउत ने कहा कि डीजीपी बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, और 2019 में जब हमारी सरकार बन रही थी तो डीजीपी सीधे सीधे बीजेपी के लिए काम कर रही थी, एमवीए के सभी नेताओं के फोन टैप कर रही थी. सुनवाते हैं आपको क्या कहा है संजय राउत ने. के पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला के बारे में बहुत गंभीर आरोप है. 2019 में जब हमारी सरकार बन रही थी तो यही पुलिस महासंचालक या डीजी रही उस वक्त, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही. हमारे सभी के फोन टैपिंग करके हम क्या करने जा रहे हैं उस बारे में वो देवेंद्र फडणवीस को पूरी जानकारी दे रहे, फोन टैपिंग कर रहे. मेरा फोन, शरद पवार साहब का फोन, उद्धव जी का फोन, नाना पटोले जी का फोन, सबके फोन टैप कर रहे हैं. ऐसे व्यक्ति आज पुलिस महासंचालक है. क्या आप उनसे निष्पक्ष चुनाव करने की अपेक्षा कर सकते हो? चोर के दाढ़ी में तिनका जिसको हम कहते हैं, उसी तरीके से आज संजय राजाराम राउत ने महाराष्ट्र के डीजी रश्मि शुक्ला जी के ऊपर आलोचना की, टीका की. इन महाविकास आघाड़ी वालों की तो रात की नींद उड़ चुकी है रश्मि शुक्ला जी की वजह से. अगर कुछ कर नहीं तो डर किस बात का. और रश्मि शुक्ला जी को इन्होंने क्या सचिन वाजे समझ के रखा है क्या? महाविकास आघाड़ी और संजय राजाराम राउत को कहूंगा, तुम्हें हिम्मत होगी तो ये चुनाव मर्द बन के लड़ो. इस तरीके से आलोचना करके कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है. देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव को देखकर एक लाइन जो नीतीश राणे कह रहे हैं, उस लाइन पर तो तमाम राजनीतिक दल खड़े उतरते हैं कि रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि रातों की नींद तमाम सियासी समीकरण जिस तरीके के बैठ रहे हैं, बागी मैदान में हैं, आपसी मतभेद जो है वो सामने आ रहा है, तो रातों की नींद तो तमाम सियासी दलों की उड़ी हुई है. लेकिन ये रश्मि शुक्ला वाला जो बयान, जो विवाद है, इसे अब जोरों शोरों से अवधेशी उठाने की कोशिश की जा रही है महाविकास आघाड़ी की तरफ से. संजय राउत जो है कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है. बेचारे डरे हुए हैं, बहुत सारा भेद खुल गया था. ये बात सच है कि जब सीआईडी में सीट्स पर थी तो कुछ नेताओं के फोन असामाजिक तत्व के नाम से टेप हुए थे. तो असामाजिक तत्व में संजय राउत का भी नाम पुलिस ने दिया था, एकनाथ खड़से का दिया था, और कहा जाता है कि 67 दिन तक उनका टेप हुआ, 60 दिन तक उनका हुआ. उसकी जांच भी हुई, लेकिन जांच से मतलब इनकी सरकार आई, उसमें बहुत सारे खुलासे हुए, लेकिन अभी तक कोर्ट में कोई उस पर मामला नहीं बना कि हाँ वाकई ये हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, उसमें क्या चीजें आई. तो वो अपनी पीड़ा है उनकी. लेकिन अगर ये होता तो कोर्ट उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्चर जरूर पारित किया होता रश्मि शुक्ला के विरुद्ध. तो जब तक कोर्ट कोई चीज पारित नहीं करता, ये बात ठीक है कि फोन टेप किए गए, लेकिन फोन टेप करने के पीछे पुलिस का क्या तर्क था, वो क्या होम सेक्रेटरी को लिख के दिया गया है, होम सेक्रेटरी और सेक्रेटेरिएट से कैसे आदेश आया है, वो एक लंबी कथा है और चली है. जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई तो उद्धव ठाकरे जी ने क्या क्या किया, कैसे किया, बहुत सारी बातें. अभी तो उनकी अनिल देशमुख जी की एक किताब ही आ गई है जिसमें अलग अलग कथा है. वो तो गृह मंत्री थे, तो महाराष्ट्र में बहुत चीजें आएगी. मूल बात यह है कि संजय राउत जी की विश्वसनीयता तब होती जो कभी कभी एकाध आरोप लगा के कोई सामने आए.
अगर वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा दे रहे हैं, नेता पर आरोप लगाते हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो लगातार वो जो संदेह प्रकट करते हैं कि सारी सत्ता हमारी विरोधी है, तब उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उन्होंने लिखित दिया होगा, चुनाव आयोग फैसला करेगा, चुनाव आयोग चाहेगा तो वो पुलिस की भूमिका में रहेंगे, नहीं चाहेगा तो किसी दूसरे को देगा, मामला चला गया है। लेकिन ये एक पुरानी लड़ाई है रश्मि शुक्ला के साथ, और रश्मि शुक्ला के साथ साथ वह कई बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ थी, और महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड या उसके बाद अनेक कार्यों के कारण वहां के बहुत सारे नेता पुलिस का अपने हितों में उपयोग करते रहे। उन्हीं के कारण गृह मंत्री वहां के अनिल देशमुख को जाना पड़ा। सचिन वाजे ने क्या क्या बयान दिया, कैसे वो पुलिस वालों पर जाता था, हत्या कैसे हुई है, अंबानी के घर के सामने कैसे सारा रेकी की गई थी, हमारे सामने है। तो वहां चलता रहा है, तो उस कल्चर को वो जानते हैं, इसलिए आवाज उठा रहे हैं। नवाब मलिक का जहां तक सवाल है, देखिए नवाब मलिक के विरुद्ध तो अब उम्मीदवार लड़ रहा है, वो विजय संजय कृष्ण पाटिल, वो चुनाव लड़ रहे हैं शिवसेना की ओर से, और भाजपा ने कहा है कि हमारे यही उम्मीदवार हैं, इनके लिए करेंगे। अमित ठाकरे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस जरूर कहा कि वो महायुति में नहीं है, लेकिन अमित ठाकरे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम उनका समर्थन करेंगे। शिवसेना शिंदे का उम्मीदवार वहां इसलिए है कि अगर ये उम्मीदवार नहीं होगा तो शिवसेना के वोटर उद्धव ठाकरे की पार्टी को दे देंगे और अमित ठाकरे हार सकते हैं। तो उस मामले में क्लियर है कि अमित ठाकरे के चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी समीकरण सेट कर रही है, उधर महायुति अपने बागियों को भी मना रही है, अपने रूठे नेताओं को मना रही है, तो महाविकास भी कुछ ऐसा ही कर रही है, महाविकास आघाड़ी भी।